तो पिछली क्लास जो हम लोगों की हुई थी उसमें बेसिकली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पे बात की थी कि कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, किसका क्या नाम होता है, वगैरह वगैरह। तो आज के दिन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बातचीत करेंगे। वैसे तो खैर इस बारे में हम लोग लास्ट क्लास में ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके बनता है, ना कि डेफिनेशंस एंड ऑल थ्योरी से। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ से जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, तुम्हारी ज्योमेट्री की दुनिया स्टार्ट हो रही है। मतलब अभी तक कैसा हो रहा था, 4 चैप्टर्स अलजेब्रा वाले, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, नेक्स्ट वैसी ही इक्वेशन अगेन वैल्यू पुट करो आंसर निकालो, बात खत्म, यही चलता आ रहा था। बट अब से ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हर क्वेश्चन कंप्लीटली डिफरेंट होता है आपके प्रीवियस क्वेश्चन से। माइट भी सिमिलैरिटी आपको मिल जाए, बट आप ये मान के चलो कि 99% आपको हमेशा क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे। तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे? तो ऐसे केस में तुम्हें कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, अपने दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा। जब आप थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाओगे तब आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी टफ लगेंगी, बाद में थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बन जाएंगे। ठीक है, चलो खैर क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन है, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/3 ऑफ इट्सेल्फ, डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। तो पहले तो आपको इसकी लैंग्वेज को समझना होगा। तो क्या है लैंग्वेज, पहले तो वो देख लेते हैं। पहली बात तो बातचीत हो रही है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। खैर बहुत अच्छी बात है, जैसे 2 टाइप के एंगल्स होते हैं, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर किस बारे में बात की जा रही है, सप्लीमेंट्री की। ओके, ये पहले हमने क्लियर कर लिया। उसमें ये बोल रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल के जो 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे तुम तो जानते हो ना सप्लीमेंट्री के बारे में, कि सप्लीमेंट्री में जो फर्स्ट एंगल होता है और आप लोगों का जो सेकेंड एंगल होता है, इन दोनों को ऐड करके टोटल आपका कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ये तो हम जानते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि उन 2 एंगल्स में से, ठीक है, उसका एक एंगल खुद का ही 1/3 है। मतलब खुद की वैल्यू जो भी उसकी होगी, उसका दूसरा एंगल उसका क्या है, 1/3 है। तो ऐसे में अब हम क्या करें, हमें तो उन दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं पता। तो हम एक काम करते हैं, हम कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं। जैसे कि अजम्पशंस के नाम पर हमने सबसे पहले तो ये चीज़ लेट कर ली कि लेट आप लोगों का जो एक एंगल है, ठीक है, अमंग 2 एंगल्स, 2 एंगल्स का एडिशन क्योंकि 180 होता है ना, बराबर। तो हम ऐसा लिख लेंगे कि लेट फर्स्ट एंगल बी आपका x डिग्री। अब x के बदले तुम कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, बट क्योंकि x एक बहुत ही फेमस वेरिएबल है तो मैंने भी वही लिया। ठीक है, अच्छा, अब जैसे मान के चलो तुम मार्केट गए, 15 रुपये का तुम्हारा टोटल बिल हुआ है, जिसमें से आपने क्या किया हुआ है, जिसमें से आपने 6 रुपये की मान लेते हैं कोई पेन खरीदी। तो जो आपकी रिमेनिंग आइटम्स है, जो भी आपने खरीदा होगा, उस रिमेनिंग आइटम का कॉस्ट क्या रहा होगा, पहला क्वेश्चन मेरा। तो तुम सीधा कहोगे कि मैडम अगर टोटल 15 रुपये है, उसमें से 6 रुपये क्या मैंने पेन खरीदा, तो जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग यानी कि 9 रुपये, वो बचे हुए आइटम की कॉस्ट होगी, है ना। माइनस कर दीजिए आप, तो सिंपल सी मैथ्स है। तो अगर मान लेते हैं 2 एंगल्स को ऐड करके 180 आता है, ठीक है, अगर 2 एंगल्स को ऐड करके 180 आता है, उसमें से अगर आपने एक एंगल को x अगर एज्यूम कर लिया है, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ अंडरस्टूड, ये वाली अंडरस्टूडेबल चीज़ है कि जो आप लोगों का सेकेंड एंगल रहा होगा वो कितना रहा होगा, वो रहा होगा 180 माइनस x डिग्री। अब 180 ही मैंने क्यों लिया, 180 के अलावा मैंने कोई दूसरी डिग्री क्यों नहीं ली, लाइक 90, 120, 150, इस टाइप का मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सप्लीमेंट के बारे में बात की गई है। ठीक है, इसीलिए ये वाला काम मैंने नहीं किया। ठीक है, ओके। तो सप्लीमेंट में क्योंकि दोनों को ऐड करके कितना आता है, 180 आता है, इसीलिए यहाँ पे 180 लिया है। तो पहले तो मुझे दोनों एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, ये थी मेरी स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आते हैं।
स्टेप नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 1/3 है खुद का, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो 1/3 है खुद का। अब देखो इस दो एंगल्स में से आप कैसे डिसाइड करोगे कि खुद का एंगल कौन सा है, मतलब इटसेल्फ वाला एंगल कौन सा है और सप्लीमेंट वाला एंगल कौन सा है। इट इज कंप्लीटली योर चॉइस कि आप इनमें से किसी को भी इटसेल्फ वाला एंगल अज्यूम कर सकते हैं, बट फिर ऐसे में तो मैडम आंसर अलग अलग आएगा, डेफिनेटली आंसर आपका अलग अलग आएगा। फिर क्या करें हम, तो देखो कॉमन सेंस है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल है एस ए वो 1/3 है, किसके 1/3 है, इटसेल्फ वाले एंगल के। कम से कम इतनी अक्ल तो हम लोगों को आ गई। कैसे आ गई, स्टेटमेंट पढ़ा ना। और ये मैं बता दूं, ये जो चीज़ मैंने लिखी है ऐसे इक्वल टू 1/3 ऑफ इटसेल्फ, ये एक प्योर इंग्लिश, इसका मैथ से कोई वास्ता नहीं है। अगर आप 9th में हो बराबर, इसका मतलब आपने 8th क्लास पढ़ी होगी, आपने 7th क्लास पढ़ी होगी, बचपन से आपने कुछ तो अपनी इक्वेशन को पढ़कर कंडीशंस बनाने वाली एबिलिटी डेवलप की होगी ना, तो ये उसी का आउटपुट है। अगर नहीं है तो इसका मतलब बचपन में कुछ पढ़ाई नहीं की है, इसका मतलब ये कि आप लोगों को कुछ भी मैथ्स नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की नीड है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं इटसेल्फ किसको लूँ, इटसेल्फ में इसको लूँ कि इटसेल्फ में इसको लूँ, सोचो। तो देखो जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो इटसेल्फ का डिवाइड बाई 3 है। 1/3 मतलब वही होता है ना डिवाइड बाई 3 बराबर, 1/3 का मतलब तो यही होता है डिवाइड बाई 3। अच्छा तो वो उसका 1/3 है, वो उसका क्या है 1/3। तो ऐसे केस में जो भी है सप्लीमेंट्री एंगल तो छोटा ही होगा बराबर, सप्लीमेंट्री एंगल तो छोटा ही होने वाला है ना, क्योंकि वो इटसेल्फ का 1/3 है, क्योंकि वो इटसेल्फ का 1/3 है। तो ऐसे केस में जो ये 180 माइनस एक्स वाले लोग होते हैं या माइनस वाले जो लोग होते हैं, इनको अपना सप्लीमेंट्री एंगल लिखा करो, ठीक है, और इटसेल्फ वाले को एक्स लिखा करो, ये इस तरीके से, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, वैल्यू पुट करना। वैल्यू पुट करके सादी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको सॉल्व करना, सादी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। जैसे ये 3 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के, इधर में तो खैर सिर्फ क्या बचेगा 1x। तो ये वाली चीज़ अगर आप सॉल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी 540 माइनस में 3x इक्वल टू में कितना 1x, ठीक है। सॉल्व करना है सिर्फ मुझे, तो 540 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 4x हो गया। अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ प्रॉपरली डिवाइड वगैरह करके, तो यहाँ से आपके पास डिवीजन करने के बाद ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 135। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, ठीक है। वैल्यू पुट किया और x की वैल्यू निकालनी। अब x की वैल्यू निकालने के बाद क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। प्लीज़ रीड योर क्वेश्चन कि उन्होंने पूछा क्या था। उन्होंने पूछा ये था कि डिटरमाइन दी एंगल, वो जो इटसेल्फ वाला एंगल है ना वो डिटरमाइन करो, वो पता लगाओ कि वो कितने डिग्री का है। तो इटसेल्फ वाले एंगल को तो हमने क्या ले लिया था हमारा x, चलो x तो हमारे मिल गया, लेकिन उसने साथ ही साथ में क्या बोला है कि उसका सप्लीमेंट भी ढूंढो। मतलब इटसेल्फ वाला एंगल निकलने के बाद उसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल किसका x का, वो ढूंढो। तो सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है 180 में से जो भी x की वैल्यू आई है उसका बचा कुछ है, यही तो होता है सप्लीमेंट्री एंगल। तो 180 माइनस 135, ठीक है, कितना आ जाना है ये वाली क्वांटिटी आपका 45 डिग्री। तो ये मेरे पास दोनों एंगल्स आ गए, यानी कि एक एंगल है 135 और दूसरा एंगल है मेरा कौन सा वाला आपका 45। दैट्स ऑल। बस अब तुम्हें लास्ट लाइन लिखनी पड़ेगी देयरफॉर स्टेटमेंट करके कि द मेजर, ठीक है, द मेजर ऑफ द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, वो एंगल और उसका जो भी सप्लीमेंट्री एंगल होगा इज 135 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। खत्म कहानी। मैं जैसे यहाँ पे रिस्पेक्टिवली का शॉर्टकट यूज़ कर रही हूँ, तुम्हें शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है, तुम्हें पूरी स्पेलिंग लिखनी है। मैं जैसे सप्लीमेंट्री एंगल को ऐसे लिख रही हूँ, तुम्हें ऐसे नहीं लिखना है, तुम्हें पूरी स्पेलिंग उसकी लिखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं। फिर हर क्वेश्चन देखना डिफरेंट है, तो इसीलिए लोगों को ज्योमेट्री कैसे कठिन लगती है और वो ये कहते हैं कि अरे यार बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। बनता इसीलिए नहीं है क्योंकि आपकी जो बेसिक मैथ्स होती है ना अप टू 8th क्लास, वो आपने कभी पढ़ी नहीं होती है ना। आप मैथ्स जहाँ भी आपको 8th में कठिन लगती थी, अरे यार वर्ड प्रॉब्लम है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कुछ और कर लेते हैं।
तो 8 में कैसा होता था, जब आप इनको छोड़ देते थे तो उतना कोई फ़र्क पड़ता नहीं था वेटेज में मार्क्स के, लेकिन अब अगर तुम इनको छोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा तकलीफ तुमको आएगी। तो ये जो तुमने 8 क्लास से जितनी भी चीज़ें छोड़ी होंगी, मैथ्स में ध्यान नहीं दिया होगा, ये उसी का आउटपुट होगा कि तुम्हें अभी चीज़ें ग्रास्प करने में तकलीफ होती है। खैर, अगर अभी तकलीफ को झेलोगे तो बाद में ऑटोमेटिकली चीज़ें जम जाएंगी, बट थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, ज्योमेट्री है। चलो आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल डिफर करते हैं 34 से। अब कई लोगों को तो ये जो वर्ड है डिफर, इसका मतलब ही नहीं पता होगा, तो उनको मैं बता दूं डिफर का मतलब होता है डिफरेंस। जैसे कि मान लेते हैं मेरी एज है 24 और तुम्हारी एज होगी कुछ 12 के आसपास की, तो तुम्हारे और मेरे एज के बीच में कितने का डिफरेंस है? 12 साल का डिफरेंस है। दिस इज नोन एज डिफर, कि कितने से दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि बड़ी वाली जो भी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी माइनस छोटी क्वांटिटी, इसकी जो वैल्यू है वो बेसिकली आपको दी हुई रहती है। ये होता है डिफरेंस का मतलब। ठीक है, कि बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू इक्वल टू बराबर बोलो क्या, डिफरेंस, इज इक्वल टू बराबर बोलो क्या, डिफरेंस। तो उसने बोला है कि आपके पास दो एंगल्स हैं, दोनों सप्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए स्टेप नंबर 1। बोलो क्या स्टेप नंबर 1, कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों मिलाकर कितना डिग्री है, 180 डिग्री। इसका हमने रीज़न मतलब रीज़न क्या लिख दिया, गिवन। गिवन क्यों लिख रही हूँ मैं इसका रीज़न, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि दोनों कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं। फिर क्या कह रहा है कि जो दोनों एंगल्स हैं, उन दोनों एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कितने डिग्री का है, 34 डिग्री का है, वो ये कह रहा है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 में जो भी बड़ा होगा, उनमें से बड़े एंगल में से जब मैं छोटा एंगल माइनस करूंगी तो ये डिफरेंस कितने का आएगा, ये डिफरेंस 34 का आएगा, ऐसा वो कह रहा है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस का मतलब तो यही होता है ना। ठीक है, तो अब देखो, मुझको नहीं पता कि एंगल 1 बड़ा है कि एंगल 2 बड़ा है, मुझे नहीं पता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग लेट ले लेते हैं। ये मेरा स्टेप नंबर 2। मैंने ऐसा मान लिया कि मेरा एंगल नंबर 1 बड़ा है और मेरा एंगल नंबर 2 छोटा है। तुम चाहो तो उल्टा भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसा मानती हूं तो मैंने जस्ट अभी तुमको ऊपर बताया है कि डिफरेंस का मतलब क्या होता है। डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी क्वांटिटी माइनस छोटी क्वांटिटी। तो क्योंकि एंगल 1 बड़ा है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल 1 माइनस आपका एंगल 2, ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, दिस वैल्यू इज 34 डिग्री। ये भी हम लोगों को कैसे पता चला, गिवन कंडीशन तो दी हुई होगी ना क्वेश्चन में। अब देखो, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई तुम्हारी इक्वेशन नंबर 2। ना तुम्हें एंगल 1 की वैल्यू पता है, ना तुम्हें एंगल 2 की वैल्यू पता है। फिर अब क्या करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे एंगल 1 और कैसे एंगल 2 निकालें। तो क्योंकि तुमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में, तो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि तुमको इन दोनों टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया गया होगा। भाई मैंने तो सिखाया है, मुझे बाकी अदर ट्यूशन्स का नहीं पता, मैंने तो सिखाया है। तो जिन लोगों ने यहाँ से पॉलिनोमियल किए है उनको ये डेफिनेटली पता है 9th स्टैंडर्ड से ही कि इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल्स में हम ये चीज़ सिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको जो रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें आपको नीड पड़ती है, वहाँ तो उसके बिना हो ही नहीं सकता। फिर तो ऐसे में जिन लोगों को याद नहीं है, थोड़ा सा कॉपी को पन्ने पलटो, रिकॉल करो और वापस आओ। और जिनको याद है उनको तो अच्छे से पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन में बोलो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है। ऐसे में सिंपल होता है, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को आपस में ऐड कर देना। तो जब तुम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस आप लोगों का एंगल 2 इक्वल टू बोलो कितना, 180। और उसके नीचे मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी। ठीक है, यहाँ पे एंगल 2 इज इक्वल्स टू आपका 34 डिग्री बराबर। और मेरे को सिर्फ दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है, तो ये हमने ऐड किया तो ये दोनों क्वांटिटीज कट जाएंगी। ये ऐड करना भी आपको कहाँ सिखाया जाता है, 8th क्लास में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1, ओके, इक्वल टू, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा आप लोगों का 2 1 4, 214। और अगर मैं एंगल 1 की यहाँ से वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, 214 अपॉन में 2, और यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 107 डिग्री। ये देखो आ गया मेरे पास एंगल 1।
ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन में आपसे क्या निकालने को कहा है, पढ़ो क्वेश्चन, रीड करो क्या पूछा गया आपसे उसने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला था, कहाँ गया यार क्वेश्चन, फाइंड दी एंगल्स। फाइंड दी एंगल्स का मतलब आपको दोनों एंगल्स ढूंढने, ठीक है, दोनों एंगल्स, दोनों मतलब दोनों, ठीक है, दोनों। तो अभी तो मैंने एक ही निकाला है 107, इसके बाद में आप क्या करूँ, सेकेंड एंगल में कैसे निकालूँ। तो देखो सेकेंड एंगल निकालने के लिए हम लोगों को जो हमारी ये 107 नामक ये जो वैल्यू आई है ना, इसको वापस से किसी एक आधी इक्वेशन में पुट करना होगा। अब इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो, ठीक है, आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हो, चॉइस आपकी है। मैंने चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, मुझे इक्वेशन नंबर 1 बहुत पसंद है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, देखो जरा ऊपर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होता है 180। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 107, एंगल 2 अभी तो हमें ढूंढना है इक्वल टू कितना 180, माइनस कर लो यहाँ से, एंगल 2 की वैल्यू तुम लोगों के पास आ गई, बोलो कितना 73 डिग्री। और फिर लास्ट लाइन तुम्हें लिखना पड़ेगा कि देयरफॉर द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज, मेजर ऑफ टू एंगल्स आर, सॉरी प्लूरल है ना, टू एंगल्स आर कितना, एक आया 107 डिग्री एंड दूसरा आया है आपका बोलो कितना 73 डिग्री रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये इस तरीके की कहानी। तो क्या देखा तुमने दोनों इक्वेशंस को या दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके, कि दोनों क्वेश्चन में पूछ वो आपसे एंगल ही रहा है, बट तुम समझ रहे हो कि उसका सॉल्व करने का जो तरीका है वो कोई अलजेब्रा वाले टाइप के चैप्टर्स के जैसा फिक्स नहीं है कि ऐसा कर लिया आंसर आ गया, ऐसा कर दो वैल्यू चेंज कर दो आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा हो रहा है क्या, देखो ऐसा नहीं हो रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बदल रहा है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दे रही हूँ ये तरीका सिखाने के लिए कर रही हूँ। हो सकता है अभी मैंने जो राइट नाउ ये क्वेश्चन किया, एक सेकंड पढ़ाने वाला या फिर तुम खुद इस चीज को किसी अलग तरीके से करते, तुम्हारा तरीका अलग होता। तो ज्योमेट्री की यही खास बात है, कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि इस पैटर्न से करना है, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, माइट बी, बट हम अभी सीख रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फिर क्या है नेक्स्ट सवाल, थर्ड क्वेश्चन। देखो इस बार क्वेश्चन आ गया है रेशो वाला। तो रेशो वाले कंसेप्ट को मैं सिखाने से पहले तुमको थोड़ा सा 8th क्लास रिकॉल करवा देती हूँ, ये अज्यूम करते हुए कि तुम्हें 8th क्लास का कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। अदरवाइज ये रेशो वाली चीज़ आपको 8th क्लास में होती ही होती है, डेफिनेटली एक इंसान सिखाता है। तो देखो रेशो वाले कंसेप्ट में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मेरी जो एज है, माई एज मान के चलिए वो कितनी है 36 ईयर्स, ठीक है। अच्छा आपकी एज मान लेते हैं, योर्स एज, आपकी एज कितनी है, आपकी एज है मान लेते हैं 12 ईयर्स, अच्छा 12 नहीं लेते हैं 24 ले लेते हैं, चलो 24 ईयर्स तुम्हारी एज ले लेते हैं। अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरी एज का माई एज MA, योर्स एज YA, इन दोनों का रेशो लो, तो रेशो कैसे लोगे 36/24, रेशो का मतलब यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर को लाके छोड़ देना, तो ये आएगा 3/2। 12 के टेबल से काटा है मैंने, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। अब ये रेशो जो है ना, ये रेशो, अब इस रेशो के हिसाब से क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि मेरी एज 3 ईयर्स है, तुम्हारी एज 2 ईयर्स है। फॉर एग्जाम्पल कल को मैंने लिख के दिया है कि अनीता की एज वर्सेस सुमित की एज, ठीक है, आपके 3:2 है, ये एज का रेशो दिया है मैंने। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर मैं एज का रेशो तुमको 3:2 दे दूंगी तो क्या आप ये ऐसा कह सकते हो कि देयरफॉर एज ऑफ अनीता इक्वल टू 3 ईयर्स, क्या ये लिखना सही है? या फिर ऐसा लिखना क्या ये सही है कि एज ऑफ सुमित इज इक्वल्स टू कितना 2 ईयर्स, क्या ये लिखना सही है? ये पूरी तरीके से बकवास है ऐसा लिखना। जब आपको कोई भी चीज़ रेशो में दी हुई होती ना, रेशो वाली क्वांटिटी जो भी आपको दी हुई होती है वो कभी भी उस पर्टिकुलर चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। अभी जैसे तुम्हारी और मेरी एज का रेशो भी तो 3/2 आया, क्या तुम 2 साल के हो और क्या मैं 3 साल की हूँ क्या? नहीं मैडम, ये आप तो 36 के थे और हम तो 24 के थे। क्यों? ऐसा नहीं हो सकता। मैं 15 साल की हूँ और तुम 10 साल के हो तो भी तो देखो रेशियो 3/2 आएगा। क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है मैं 100 ईयर्स की हूँ और तुम मैं 300 ईयर्स की हूँ और तुम 200 ईयर्स के हो, देखो तो भी तो रेशियो 3/2 आएगा।
यानी कि रेशो में आपको जो वैल्यू दी हुई होती है, नेवर कंसिडर दैट वैल्यू एज योर एग्जैक्ट आंसर या एक्चुअल आंसर, उसे कभी अज्यूम मत करना। कई लोगों की ये बहुत गंदी आदत होती है कि वो उसको वही अज्यूम कर लेते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उन दोनों का रेशो दिया है 2:3, इस बार रेशो दिया है। तो कई लोगों को ये लगता है कि मैडम पहले एंगल की वैल्यू 2 डिग्री, दूसरे एंगल की वैल्यू 3 डिग्री, बात खत्म। और क्वेश्चन में देखो आपने पूछा था स्मॉलेस्ट एंगल, तो आंसर लिखकर आ जाते हैं स्मॉलेस्ट एंगल बराबर 2 डिग्री। डू यू थिंक इज इट करेक्ट? अभी अभी मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि कभी भी अगर आपको रेशो दिया है तो नेवर अज्यूम दैट रेशो इज योर एक्चुअल आंसर। कभी आप अज्यूम मत करना कि वो रेशो आपका एक्चुअल आंसर है, वो एक्चुअल आंसर नहीं है। 20:30 भी हो सकता है, 24:36 भी हो सकता है, 200/300 भी हो सकता है, आंसर कैन बी एनीथिंग। वो रेशो आपको गुमराह करने के लिए उसमें मत घुसना, ठीक है। अच्छा, तो फिर इस टाइप के रेशो वाले सवाल किए कैसे जाते हैं? खैर, अब ये रेशो वाले सवालों को करने की तकनीक क्या है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि whenever यू डील विद अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशो, ठीक है, ठीक है, जब भी आप whenever यू डील विथ अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रेशोज देन टेक कॉमन फैक्टर। आप हमेशा क्या ले लो? एक कॉमन फैक्टर ले लो। अब आप सोचोगे कि एक कॉमन फैक्टर क्या है, तो खैर अभी मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कॉमन फैक्टर पे बातचीत नहीं करूँगी। ये 8th क्लास का या लोअर क्लासेस की कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। आगे की किसी क्लास में हम इस कॉमन फैक्टर वाले टॉपिक पे बातचीत करेंगे। फिलहाल अभी आप याद रखिए कि कॉमन फैक्टर लेना चाहिए। फिलहाल आज की क्लास में मेरे को जितना 8th रिवाइज करवाना था वो मैं यहाँ से यहाँ तक करवा चुकी हूँ, ठीक है। इतना 8th हमने अभी रिवाइज किया, इसके आगे का 8th किसी और दिन रिवाइज करेंगे। हमेशा कॉमन फैक्टर लो। यानी कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि एंगल 1 को, मतलब तुम्हारे अंदर का जो बहुत ही प्यारा चुलबुलापन है, अगर तुम्हें कूद कूद के कह रहा है कि भाई एंगल 1 ना 2 डिग्री ले ले, तो 2 डिग्री मत लेना। 2 के पीछे कॉमन फैक्टर लगाना। कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी वेरिएबल जो तुम्हें अच्छा लगे। तो मैंने लेट से मुझे पी वेरिएबल अच्छा लगता है तो मैंने पी ले लिया, तो इसको कहना 2p डिग्री। यानी कि 2 डिग्री तुम्हारा एंगल 1 नहीं है, 2 के साथ जब p लगा दोगे तो 2p एक्चुअल में तुम्हारा एंगल 1 है, ठीक है। और वैसे ही एंगल 2 क्या है आपका? एंगल 2 क्या होगा? वो होगा 3p डिग्री। देखो वो p दोनों में कॉमन है, इसीलिए बेसिकली इसको कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है, बता दिया मैंने, ठीक है। तो रेशो वाले सवालों के लिए क्या सिखा के दिया मैंने तुम्हें? हमें हमेशा कॉमन फैक्टर लेना। सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे आने वाले हर कंसेप्ट में जब भी देखो रेशो कॉमन फैक्टर, रेशो कॉमन फैक्टर, बात खत्म। हाँ, अब लेकिन इस टाइप के सवालों का इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? इंट्रोडक्शन इस तरीके से लिखेंगे कि लेट, अच्छा लेट पहले नहीं लिखना, पहले तो भैया गिवन इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। क्या है गिवन इन्फॉर्मेशन? एंगल 1 अपॉन में एंगल 2, ये वाली चीज़ आपको कितनी दी हुई है? 2:3, ये आपका गिवन है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था कि दोनों एंगल्स को डिफर 34 डिग्री है, तो हम मैंने क्या लिखा था? एंगल 1 माइनस एंगल 2 इक्वल टू 34 डिग्री। तो यहाँ पे रेशो बोला है तो मैंने अपॉन में लिख दिया, बात खत्म। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही देखो कि यार रेशो वाला सवाल है, ओ इक्वेशन नंबर 1 नहीं बना सकते इसको, तुरंत वहाँ पे लिखना कि लेट आपका कॉमन फैक्टर कितना है। मैं कॉमन फैक्टर को CF लिख दे रही हूँ, बट तुम उसको पूरा लिखोगे BP। मैंने कॉमन फैक्टर कितना लिया? P। और उसके बाद मैंने कहा कि एंगल 1 मेरा क्या होगा? 2p डिग्री, और एंगल 2 क्या होगा मेरा? 3p डिग्री। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन मैडम स्मॉलेस्ट एंगल तो आपने ढूंढा नहीं ना। अच्छा ठीक है भाई, नहीं ढूंढा, ढूंढ लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिया है कि सप्लीमेंट्री दिया है? पहले तो ये देखो, क्वेश्चन में तो मैडम आपने सप्लीमेंट्री एंगल दिया है। और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में क्या तुम कुछ जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हो सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में? सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हम ये जानते हैं कि एंगल 1 को अगर आप एंगल 2 से ऐड करोगे तो एंगल 1 और एंगल 2 ऐड करने के बाद बोलिए कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री। हम ये जानते हैं, यही तो डेफिनेशन है ना सप्लीमेंट्री एंगल की। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी इस डेफिनेशन को यूज़ किया था, देखो टॉप पे ये दिख रहा है, हाँ है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी देखो मैंने इसी डेफिनेशन को यूज़ किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, इसी को यूज़ करके आगे किया।
यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन को पढ़ो, एनालाइज करो कि अच्छा एंगल सप्लीमेंट्री दिए हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90 आ जाएगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अब क्या करें मैडम, पिछली बार तो आपने कहा था कि 2 इक्वेशंस आ रही है, दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करके आपको एंगल 1 मिल गया था, बट इस बार तो 2 इक्वेशन दिख ही नहीं रही, अब क्या करें हम। इसीलिए कह रही हूँ ये ज्योमेट्री है, यूज ब्रेन। कोई बात नहीं, वैल्यूज इक्वेशन नहीं दी ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ एंगल 1 की वैल्यू तो दी हुई है, कितनी 2p, एंगल 2 की वैल्यू तो दी हुई है कितनी 3p, है ना। तो ये जो आपको वैल्यूज दी हुई है ना एंगल 1 की, उसको यहाँ लिखो 2p, एंगल 2 की यहाँ लिखो 3p, और इक्वल टू बोलो कितना 180, और यहाँ पे रीजन क्या दे दो आप अपना, फ्रॉम 1, ये इस तरीके से। तो 2p प्लस 3p कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 5p इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं p की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करूँ, 180 के नीचे 5 डिवाइड में चला जाएगा, राइट, यही होगा बिल्कुल। और जब वो उसके नीचे चला जाएगा तो आप लोगों का डिवाइड करके कितना आंसर दे जाएगा, आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, ये आ जाएगा 3 के बाद कितना आ जाएगा 6, ये p की वैल्यू आई। अब सुनो, अगेन स्टूडेंट से यहाँ पे मिस्टेक होती है, वो क्या सोचते हैं कि जो p इक्वल टू 36 आया ये हमारा एंगल की वैल्यू है, उन्हें ऐसा लगता है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि जो p इक्वल टू 36 आया ये उनके एंगल की वैल्यू है, और वो लोग क्या करते हैं, इसी को अपना एंगल अज्यूम करके इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब बचा कुचा 180 वाला, वो भी निकाल डालते हैं। बट यहाँ पे मैंने क्योंकि इतने सारे लोगों की कॉपी चेकिंग की है, मुझे पता है मिस्टेक पॉइंट कहाँ कहाँ होती है, मेरा एक्सपीरियंस है, तो ध्यान रखना, दिस इज नॉट एंगल, ठीक है, दिस इज नॉट एंगल, ये आपका एंगल नहीं है, ठीक है, ये आपका डेंजर पॉइंट है, यहाँ पे गलती हो सकती है। ये कौन है फिर, हमने p किस चीज को अज्यूम किया था, क्या मैंने ऐसा कभी कहा कि लेट एंगल 1 बी p, लेट एंगल 2 बी p, नहीं, बल्कि p तो मैंने कॉमन फैक्टर लिया था, ये मेरा कॉमन फैक्टर आया है, एंगल तो अभी आने का है, तो एंगल निकालो ना, कॉमन फैक्टर क्यों निकाल के बैठ गए, तो एंगल निकालिए, कैसे निकालेंगे एंगल बताओ। एंगल 1 जो होता है वो क्या होता है, एंगल 1 2 टाइम्स ऑफ p होता है, तो बस यहाँ पे p की वैल्यू डाल दो, कितनी आई p की वैल्यू 72 डिग्री। वैसे ही आप लोगों को एंगल 2 बोलो क्या होता है, एंगल 2 3 टाइम्स ऑफ p होता है, कैसे पता मैडम आपको, ये देखो ना मेरे ऊपर लिखा था, याद नहीं है क्या, तो यहाँ पे अब p की वैल्यू डाल दो, तो यहाँ से मेरे पास जो नेक्स्ट एंगल है वो कितना आया 108, और ये दोनों वैल्यूज हम कहाँ से ला रहे हैं, फ्रॉम 1, मतलब मुझे कैसे पता एंगल 1 2p है वगैरह वगैरह, इसके रीजंस। और आप क्वेश्चन में तो उसने आपको सिर्फ स्मॉलेस्ट एंगल पूछा था, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है 72 डिग्री वाला, तो बस लिख देना कि देयरफॉर स्मॉलेस्ट एंगल इज ऑफ, ठीक है 72 डिग्री, खत्म क्वेश्चन। तो तुम समझो कि सवालों की वैरायटी आपको कैसी मिलेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर काम करने की कैसा है आदत डालनी है। सवालों की वैरायटीज के बारे में देखा, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन अच्छा सवाल है, बट पहले हम थोड़े दूसरे सवालों को एक बार देख लेते हैं। अगर कोई इजी टाइप के है तो पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर इसमें आती हूँ। आई थिंक ये मैंने एक ही क्वेश्चन दे दिया, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट। अच्छा ये तो रिपीट है, ये तो रिपीट हो गया, इसको तो हटा दो, रिपीट क्वेश्चन है ये। फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट इज इटसेल्फ, देखो कितना छोटू सा क्वेश्चन है ना, बट कंफ्यूज करने के लिए बहुत है। अच्छा उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री विथ इटसेल्फ, ये भी ऊपर वाले के जैसा ही है। खैर चलो लाइन से इससे शुरुआत करते हैं। देखो क्या बोला है, एक ऐसा एंगल ढूंढो जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है, मतलब जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री हो, खुद का ही, इसका मतलब क्या, जैसे कि पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बातचीत हो रही है, तो हम जो हमेशा अपनी स्टेप होती है वो लिख लो, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि एंगल 1 प्लस आप लोगों के पास क्या आ जाएगा एंगल 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आप लोगों के पास 90 डिग्री, ठीक है, ये तो आप लोगों ने लिख देना है। दूसरी बात क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमेशा क्वेश्चन में कैसा बोलता है, डिफर, रेशो, टाइम्स, 1/3, मोर देन, लेस देन, मतलब या तो दूसरा एंगल उससे छोटा होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है, खोटा होता है, पतला होता है, बट
इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है उसने। दो एंगल्स होते हैं ना, एक इटसेल्फ वाला एंगल होता है, एक एंगल 1 होता है और एक एंगल 2 होता है ना। एक एंगल 1 होता है और एक एंगल 2 होता है। या तो एंगल 1 बड़ा होगा या तो एंगल 2 छोटा होगा, या तो एंगल 2 छोटा होगा एंगल 1 बड़ा होगा, व्हाटएवर। उसके लिए क्वेश्चन में कुछ तो डेटा दिया रहता है ना, कि क्वेश्चन उन दोनों के बीच में रेशियो इतना है, दोनों के बीच का डिफरेंस इतना है, दोनों का सम इतना है, दोनों एक दूसरे से इतने टाइम्स बड़े हैं, इतने टाइम्स छोटे हैं, या फिर इतना मोर देन है, इतना लेस देन है। कुछ तो डेटा देता है सॉल्व करने के लिए। यहाँ कुछ भी डेटा नहीं दिया। तो इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट को समझो, सीखो कि जब ऐसा कभी कुछ लिखकर तुम्हारी आंखों के सामने आए, हुज कॉम्प्लीमेंट इज इटसेल्फ, अगर ये वाली लाइन तुमको कभी देखने को मिले, इसका मतलब समझ जाओ, इस लाइन का मतलब होता है हुज। इज कॉम्प्लीमेंट की जगह सप्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। इज इटसेल्फ, अगर इतनी लाइन आपको कहीं देखने को मिलती है तो इस वर्ड का मतलब होता है कि आपका जो एंगल 1 होता है और जो एंगल 2 है ये बेसिकली आपस में इक्वल है, ठीक है। एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यानी कि एंगल 1 बराबर मैं क्या लिख सकती हूं, आप लोगों का एंगल 2 लिख सकती हूं। यानी कि अगर एंगल 1 20 होगा तो एंगल 2 भी 20 होगा। वैसे हो पॉसिबल नहीं है, वो इसीलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों को मिला के 90 होना चाहिए, लेकिन ये होता है इसका मतलब, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। खैर, ये होता है इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब। अब इसको सॉल्व कैसे करें, अब बताओ। तो एक काम करते हैं, लेट, मुझे नहीं पता एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, मुझे नहीं पता एंगल 2 की वैल्यू कितनी है, दोनों को मिला के क्या अज्यूम कर लो कि दोनों बराबर बोलो कितना डिग्री, x डिग्री, दोनों बराबर बोलो कितना डिग्री, x डिग्री। अब हम तो जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 मिलाकर कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, बराबर यही होगा। तो ऐसे में एंगल 1 की जगह क्या मैं x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। क्या मैं एंगल 2 की जगह x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, इक्वल टू 90। तो यहाँ से ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 2x इक्वल टू 90। x की वैल्यू अगर मैं काउंट करूँ तो कितनी आएगी, 45 आएगी। x मतलब क्या, x मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि देयरफॉर द एंगल इज ऑफ 45 डिग्री, यानी कि एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, ठीक है। दोनों के दोनों 45 डिग्री के हैं, इटसेल्फ वाला भी 45 डिग्री का है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 डिग्री का है, एंगल 1 भी 45 डिग्री का है, एंगल 2 भी 45 डिग्री का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगेन एंगल को ढूंढने को बोल रहा है, ठीक है, छोड़ दो, ढूंढ लेंगे, जो कि सप्लीमेंट्री है। ओके, सप्लीमेंट्री वर्ड देखते बराबर दिमाग में क्या आना चाहिए, एंगल 1, ठीक है, प्लस आप लोगों का एंगल 2 बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। और क्या बोल रहा है, वो सप्लीमेंट्री है इटसेल्फ का। ये देखो, यही वाला सवाल था तुम्हारा ऊपर, है ना। क्या यहाँ पे कोई डेटा दिया। अच्छा, एक और चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं ऐसा बता देती हूँ ना तो कई स्टूडेंट्स अपने दिमाग पे एक मिथ बना लेते हैं कि जहाँ पे इटसेल्फ वर्ड दिखे तुरंत वहाँ पे दोनों एंगल को इक्वल कर दो। भाई ऐसा मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी तो देखो इटसेल्फ वर्ड था, तो क्या मैंने वहाँ पे दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिया था, क्या नहीं किया था। तो ऐसी खता मत करना, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि एंगल लेस देन है, मोर देन है, 1/3 है, 3 टाइम्स है, लेस है, मोर है, रेशो है, डिफरेंस है, सम है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सिर्फ इतना बोला है, तो आप वहां पे ऐसा काम करना कि यहाँ पे आपकी गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग एंगल 1 बराबर क्या है, यहाँ पे एंगल 2 है, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये क्वेश्चन का गिवन डेटा कह रहा है, गिवन, ठीक है। ये कौन कह रहा है, क्वेश्चन का गिवन डेटा कह रहा है, बराबर। और जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया था कि जब दोनों एंगल्स इक्वल हो तो एक काम करना, दोनों को क्या कर लेना, कुछ अज्यूम कर लेना कि लेट एंगल 1 इज इक्वल्स टू आपका एंगल 2 इज इक्वल्स टू बोलो कितना, x डिग्री, अज्यूम कर लो। और फिर इस x डिग्री को ऊपर जाके बस पुट कर देना, ठीक है। तो इसको प्रॉपर तरीके से पुट कर देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, यहाँ लिख दो कि फ्रॉम 1 and 2 जब आप पुट करोगे तो एंगल 1 की जगह x, जब आप पुट करोगे एंगल 2 की जगह x, और इक्वल टू में बोलो कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, 2x इक्वल टू 180, ये चीज़ आपके पास इतनी हो जाएगी।
और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 आएगी। यानी कि इस बार दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, इस बार दोनों एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। तो इस तरीके से देखो कंसेप्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90, ये आपका कंसेप्ट है। बट उस एक कंसेप्ट से सोचो कितनी ज़्यादा वैरायटी के सवाल क्रिएट किए जा रहे हैं। इसका मतलब अगर आप सवालों को रटोगे या फिर अपना रटने वाला एटीट्यूड अगर तुम्हारा है तो तुम्हारा कुछ भी काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से मैथ्स रट रट के नहीं बनेगी, यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग योर ब्रेन। चलो आगे एक क्वेश्चन जो हमारा छूट गया था उसको हम लोग कर लेते हैं ताकि कुछ गिला शिकवा ना रहे। खैर क्वेश्चन क्या बोला है देखो, एन एंगल इज इक्वल टू 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो पहले तो वर्ड्स को कैच करना सीखो। जैसे मैंने आज की क्लास में आपको डिफरेंस का मतलब बताया, मैंने रेशो का मतलब बताया, वैसे मैं यहाँ पर आपको टाइम्स का मतलब बता देती हूँ। टाइम्स का बेसिकली मतलब होता है मल्टीप्लाई। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, अभी से ध्यान रखना शुरू करो। ठीक है, अगर आपको 8th क्लास आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती है तो फ्यूचर के लिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, है ना। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ओके, दूसरा वर्ड मुझे यहाँ पे मिल गया है कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड को देखते बराबर मेरे दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए और मुझे तुरंत समझ में आना चाहिए कि अच्छा ज़रूर कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात हो रही है, मतलब एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो ये कितना आएगा, 90। और इसका रीज़न क्या होगा, इसका रीज़न होगा गिवन। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ना, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। खत्म, इतना काम तो तुम पहले ही कर लो, फिर बाद में हम क्वेश्चन की कंडीशन के बारे में सोचेंगे। अब तुम मुझे बताओ, क्या मुझे यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऐसा लिखना चाहिए क्या, जैसा कि मैं अभी लास्ट के 2 क्वेश्चंस में लिखती आ रही हूँ? बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि इस बार क्वेश्चन में आपको कंडीशन दी हुई है कि एक एंगल दूसरे एंगल का 5 टाइम्स है ना। इस बार क्या दी हुई है, कंडीशन दी हुई है कि एक एंगल दूसरे एंगल का बोलो क्या है, 5 टाइम्स है। ऐसी कंडीशन दी हुई है। हे भगवान, अब हम क्या करें? तो अब ऐसे में आप ये तो नहीं कर सकते एंगल 1 बराबर एंगल 2। मैडम ये तो रेशो वाला सवाल भी नहीं है, फिर मैडम ये तो डिफरेंस वाला सवाल भी नहीं है, फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा सवाल है। इसको आप कैसे करेंगे? तो सुनो ध्यान से। 5 टाइम्स का मतलब होता है 5 गुना। जैसे कि मान के चलते हैं, एक जो सबसे छोटी कैडबरी आती है वो 5 रुपए की आती है, आई थिंक 5 रुपए की आती होगी, खैर। और एक आई थिंक 30 रुपए वाली कैडबरी भी आती है। अगर मैं पूछूंगी कि मेरे पास 5 रुपए वाली कैडबरी है तो मैं पूछूंगी तेरे पास कितनी वाली है, तो तुम बोलोगे मेरे पास 30 रुपए वाली है। अच्छा, तो क्या तुम्हारी कैडबरी मेरे से महंगी है? बिल्कुल महंगी है। कितने से महंगी है? 25 रुपए महंगी है तेरे से। तेरी 5 की है, मेरी 5 में और 25 जोड़ तब आएगी तेरे पास एक महंगी कैडबरी। तुम ऐसे जवाब दे सकते हो, या फिर तुम ऐसे भी जवाब दे सकते हो कि तेरे से 6 टाइम्स ज़्यादा महंगी है मेरी कैडबरी। 5 और 30, 5 6 या 30 होता है ना, तो इससे 6 टाइम्स महंगी है, राइट। अच्छा, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, बताओ इसको लिखेंगे कैसे? तो ऐसे में अब इसको इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी यार। इक्वेशन अब बनाए कैसे? बहुत तकलीफ हो गई ना। इक्वेशन अब हम बनाए कैसे? तो देखो, इक्वेशन बनाते वक्त ध्यान देना। अब 2 एंगल है, एक को आपने एंगल 1 कहा है, एक को आपने एंगल 2 कहा है। अभी तक तो मैं पूरे क्वेश्चन तो मैं एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 एंगल 2 के टर्म्स में करवा रही थी। बट जो देखना पहला क्वेश्चन था उसमें मैंने तुमको x डिग्री 180 माइनस x डिग्री ऐसा लिखने को कहा था, है ना, कि पहले एंगल को x मान लो, दूसरे एंगल को 180 माइनस x मान लो। तो इस तरीके का काम मैंने बाकी जगह नहीं करवाया, बट यहाँ आपको करने को कहा। मैंने यहाँ आपको ये वाला काम करने को कहा, याद है? तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए जिसमें आपको 1/3 ऑफ इटसेल्फ दिख रहा है, 5 टाइम्स दिख रहा है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में हमेशा इस तरीके का काम आपको करके रखना ही है कि एक एंगल को आप क्या ले लो, x, और दूसरे एंगल को क्या ले लो, अपना 180 माइनस x। अगर सप्लीमेंट्री है तो फिलहाल मेरे क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड यूज़ किया है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 90 माइनस x। क्या लिखेंगे इसको, 90 माइनस x। हो गया। अच्छा, अब आगे पूरी की पूरी जो तुम्हारी कंडीशन है भगवान नहीं बना कर देंगे, तुम्हें खुद को बनानी है। देखो क्या बोला है कि जो भी एंगल है इसका मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब होता है इक्वल टू।
यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं कंडीशन बना रही हूँ। देखो एंगल लिख दिया मैंने क्या लिख दिया, एंगल वर्ड लिख दिया। इज के जगह मैंने इक्वल टू लिख दिया, है ना, इज का मतलब ही होता है इक्वल टू। 5 की जगह मैंने 5 लिख दिया, टाइम्स की जगह मैंने मल्टीप्लाई डाल दिया, और फिर बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये कंडीशन है, ऐसे कंडीशन बनाई जाती है कि जो एंगल है वो 5 टाइम्स है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब माइनस करने के बाद वाला एंगल। यानी कि अगर मैं बात करूं कंडीशन की, गिवन कंडीशन, तो गिवन कंडीशन क्या है कि एंगल जो है वो 5 टाइम्स है किसके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के। ये गिवन कंडीशन है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 माइनस करके जो आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जगह क्या लिखेंगे, 90 माइनस एक्स, और एंगल की जगह क्या लिखेंगे, एंगल की जगह लिखेंगे वो एक्स, क्योंकि दो है ना, एक एक्स और दूसरा 90 माइनस एक्स। बस अब तुमको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व कर लो। ये तो अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसको तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 6x इक्वल टू 450। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 6 7 42। ये x की वैल्यू आ गई 75। ये तो एक एंगल आया। उसने क्या फाइंड करने को बोला है, उसने बोला है डिटरमाइन इट्स मेजर। उसने बताया नहीं है कि दोनों एंगल ढूंढने हैं कि एक एंगल ढूंढने हैं, उसने बोला है डिटरमाइन इट्स मेजर। तो वैसे अगर ऐसा कभी वर्ड दिख जाए मतलब समझ जाओ कि वो सिर्फ एक एंगल पूछ रहा है, वो भी एक्स वाला। बट मैं हमेशा कहूँगी अपनी सेफ्टी के लिए तुम दूसरा एंगल भी ढूंढ लेना। यानी कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 90 माइनस एक्स। तो 90 में से 75 अगर चला गया तो कितना बचेगा, 15। और फिर अपनी लास्ट लाइन लिख देना कि देयरफॉर द मेजर ऑफ द एंगल्स आर 75 डिग्री एंड 15 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मैंने कुछ तुम्हें क्या बताए, वेराइटीज़ बताई। ठीक है, कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। खैर कभी कभी हो सकता है 1 मार्क के एमसीक्यू के लिए मे बी आपको क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ ले। मान लेते कल को दे दे कि 30 डिग्री एक है, चलो मैं करवा देती हूँ उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस करवा देती हूँ तुम्हें। यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, मैं बोल रही हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालो और साथ ही साथ में इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकालो। ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने कल को यहाँ 132 डिग्री लिख दिया, मैं बोलूँगी इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो। मैंने यहाँ लिख दिया 77 डिग्री, मैं बोलूँगी इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालो या सप्लीमेंट्री, कुछ भी पूछ सकता है, या तो दोनों या तो एक। तो कॉम्प्लीमेंट्री निकालने का मतलब होता है जो भी गिवन एंगल है उसमें से 90 माइनस करके जो बच गया। तो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90। तो अगर एक एंगल 30 का है तो बचा कुछ दूसरा एंगल कितने का होगा, माइनस करने के बाद 60 डिग्री का, खत्म। लेकिन अगर सप्लीमेंट्री पूछा होता तो 180 में से माइनस करते। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री पूछा होता तो कितने में से माइनस करते, 180 में से माइनस करते। तो 180 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री। अगर 132 आपको आपका एंगल दिया है, अगर आपको कोई उसका कॉम्प्लीमेंट्री पूछे तो मत निकालना, नॉट पॉसिबल। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही क्या होता है, दोनों को ऐड करके 90 आना चाहिए। तो 132 अगर एक दूसरा एंगल है तो दूसरा तो पॉसिबल ही नहीं है। इवन 132 का तो कभी कॉम्प्लीमेंट्री निकल ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों को मिला के 90 आना चाहिए। ये तो अकेला ही 90 से बड़ा है ना, तो ये मत करना। हाँ, लेकिन इसका सप्लीमेंट्री निकल सकता है। सप्लीमेंट्री में क्या करने का है, सिर्फ दोनों को उठाओ, उठाकर माइनस कर दो। तो 180 में से 132 चला जाएगा, कितना बच जाएगा आपका 48। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल विल बी 48। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद अगर मान के चलते हैं आपसे ये पूछ लिया जाए 77 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 77 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, निकल सकता है क्या, बिल्कुल निकल सकता है। 90 से छोटी वैल्यू है ना, तो डेफिनेटली निकल सकता है। कितना आएगा, 90 माइनस 77 कर लो, 13 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 13 डिग्री। अगर तुम इसका सप्लीमेंट्री एंगल में से पूछोगे तो 180 माइनस 77 बोलो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 77 आप कर लो, कितना 80। 80 के बाद आपका कितना बचेगा, 100, 103, 103 डिग्री माइनस किया है बस मैंने। इस तरीके के चिल्लर सवाल ये भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो कैसा है देखो, पूरी लैंग्वेज का गेम है। 5 टाइम्स की जगह कल को मतलब 3 टाइम्स हो सकता था, 15 टाइम्स हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। 2:3 वाले रेशो की जगह 4:5 हो सकता था। एनीथिंग कैन बी देयर।
तो कैसा है, ये जो मैथ्स है ये कुछ नई मैथ्स नहीं है। आपने जो 8th क्लास में या उससे लोअर स्टैंडर्ड्स में जो वर्ड प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स बनाना सीखा है अभी तक, ये उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। अगर आपने नेट या उसके लोअर क्लासेस में ये सारी चीज़ें नहीं सीखी है या मैथ्स को इग्नोर किया है तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे तुम्हें अभी तकलीफ आ रही होगी। लेकिन इस चीज़ को तुम बाईपास नहीं कर सकते, मतलब इसको बिना पढ़े बिना सीखे तुम अगर सोचोगे कि खुद ही मार के भाग जाओ आगे, वो पॉसिबल नहीं है। पूरी आगे की जितनी भी मैथ्स है, इंक्लूडिंग अलजेब्रा पोर्शन, इंक्लूडिंग ज्योमेट्री पोर्शन, हर जगह आपको इस तरीके के स्टेटमेंट प्रॉब्लम मिलेंगे ही मिलेंगे। सो यू कांट क्रॉस देम। ठीक है, तो ऐसे केस में ये वाली जो तुम्हारी इच्छा होती है कि चलो चलो ये टफ लग रहा है छोड़ दो, मत करना, बल्कि अपने आप को चैलेंज करना कि अरे यार मैंने अभी तक जितना बर्बाद किया, मेरा टाइम किया, अब मुझे लेके ये चीज़ सीखनी है। टफ लगेगा, दिक्कतें आएंगी, बट अगर तुम अपने विल पावर अच्छी रखो, सीखने की इच्छा अच्छी रखो, तो डेफिनेटली ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, चलो फिलहाल इस चीज़ को अभी हम यहाँ ओवर करते हैं। अभी इसको करने के बाद मुझे बताओ, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखते हैं तुमने इस वीडियो को देखने के बाद कितनी चीज़ें समझ पे आई। क्योंकि अगर तुम मुझे क्वेश्चंस बना के दे पा रहे हो इट मीन्स तुम्हें चीज़ें समझ में आई हैं। अगर तुम मुझे क्वेश्चन बना के नहीं दे पा रहे हो इट मीन्स तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। यू हैव टू वर्क हार्ड बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन मैथ्स। ठीक है।